सिद्धांत रूप में 80% सकल मार्जिन के साथ कोई भौतिक उत्पाद बेचना एक उच्च लाभ और धन पैदा करने वाले व्यवसाय की गारंटी देता है। पिछले एक दशक में भारत ने लाखों के वेंचर कैपिटल से प्रेरित होकर 1000 से अधिक ऑनलाइन ब्यूटी ब्रांडों को लॉन्च होते देखा है। फिर भी उनमें से लगभग कोई भी वास्तव में पैसा नहीं कमा रहा है। मामाअर्थ के साल दर साल प्रतिशत विकास को ट्रैक करने वाले इस लाइन चार्ट को देखें। शुरुआती दिनों में कंपनी 547% की विकास दर के साथ तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन 6 वर्षों में वह गति गिरकर केवल 7% रह गई। और यह कोई इकलौता मामला नहीं है। शुगर कॉस्मेटिक्स की राजस्व वृद्धि 2022 में लगभग दोगुनी हुई, लेकिन अगले ही साल वह शून्य से नीचे गिरकर नकारात्मक 20% पर आ गई। इस ठहराव की तुलना पश्चिमी बाजार से करें, जहां सेलिब्रिटी के नेतृत्व वाले ब्यूटी साम्राज्य अक्सर बिना किसी ऐसी गिरावट के अरबों डॉलर का मूल्यांकन हासिल कर लेते हैं। संदर्भ के लिए रिहाना की फेंटी ब्यूटी लग्जरी स्पेस में हावी है, जो भारत की शीर्ष 10 ब्यूटी कंपनियों की कुल कमाई से भी कहीं ज्यादा कमाती है। अमेरिका में काम करने वाली एक भारतीय सेलिब्रिटी भी इस अंतर को दिखाती है। प्रियंका चोपड़ा के हेयर केयर ब्रांड एनोमली ने अमेरिकी बाजार में एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई है। दोनों बाजारों में कच्चे माल और वैश्विक सकल मार्जिन लगभग एक समान है, लेकिन भारत के भीतर विशिष्ट यूनिट इकोनॉमिक्स और उपभोक्ताओं की कठोर वास्तविकताएं इनडायरेक्ट टू कंज्यूमर संस्थापकों को आर्थिक रूप से खोखला कर रही हैं। समस्या का एक बड़ा हिस्सा असेंबली लाइन से शुरू होता है। इनमें से ज्यादातर नए स्टार्टअप अनोखे उत्पाद नहीं बना रहे हैं, वे बस भारत भर में काम कर रहे 8 से 10 आउटसोर्स निर्माताओं के फॉर्मूलों को व्हाइट लेबल कर रहे हैं। चूंकि फॉर्मूले निर्माताओं के पास होते हैं, इसलिए किसी भी सफल ट्रेंड की तुरंत नकल कर ली जाती है। यदि कोई ब्रांड प्याज वाला लोकप्रिय फेस वॉश लॉन्च करता है, तो 50 अन्य ब्रांड कुछ ही महीनों में बिल्कुल वही केमिकल फॉर्मुलेशन बाजार में उतार सकते हैं। अनोखे उत्पादों के बिना ब्रांडों को पूरी तरह से डिजिटल मार्केटिंग पर निर्भर रहना पड़ता है। यह ऑनलाइन बिक्री की मुख्य मानक कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट यानी CAC को पेश करता है। यह वह सटीक विज्ञापन राशि है जो एक ब्रांड को एक खरीदार को खरीदारी के लिए मनाने हेतु खर्च करनी पड़ती है। यह गणितीय विश्लेषण दिखाता है कि वास्तविकता में यह कैसे काम करता है। एक ब्रांड 1000 रुपए का राजस्व उत्पन्न करने के लिए विज्ञापनों पर 1000 रुपए खर्च कर सकता है। उत्पाद को बनाने की 400 रुपए की लागत घटाने के बाद ब्रांड को उस पहली बिक्री पर तुरंत 400 रुपए का शुद्ध नुकसान होता है। संस्थापक स्वेच्छा से इस शुरुआती नुकसान को स्वीकार करते हैं। उनकी रणनीति इस धारणा पर टिकी है कि यह ग्राहक दूसरी और तीसरी बार खुद खरीदारी करने वापस आएगा, जिससे विज्ञापन पर खर्च किए बिना मुनाफा होगा। पूरा डिजिटल ब्यूटी मॉडल उपभोक्ता वफादारी पर एक बड़े दांव की तरह काम करता है, लेकिन जैसा कि डेटा दिखाता है, वह वफादारी काफी हद तक मौजूद ही नहीं है। ब्रांड वफादारी के बजाय भारतीय ऑनलाइन खरीदार डिस्काउंट वफादारी पर चलते हैं। उपभोक्ता सक्रिय रूप से एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाते हैं और केवल उसी ब्रांड से खरीदारी करते हैं जो उस दिन सबसे बड़ी सेल दे रहा हो। वे शायद ही कभी एक ही कंपनी से पूरा डेनिक रूटीन खरीदते हैं। बाथरूम की अलमारी में अक्सर अलग अलग ब्रांड्स का मिश्रण होता है, एक का फेस वॉश, दूसरे का सीरम और तीसरे का साबुन। यह तुलनात्मक बार चार्ट सौंदर्य प्रसाधनों पर होने वाले औसत वार्षिक खर्च की कठोर वास्तविकता को दर्शाता है। एक भारतीय उपभोक्ता सौंदर्य प्रसाधनों पर साल में केवल $28 खर्च करता है, जबकि चीन में यह खर्च $76 और अमेरिका में $313 है। जब आप उन $28 का विश्लेषण करते हैं, तो बाजार स्पष्ट रूप से विभाजित हो जाता है। 80% भारतीय उपभोक्ता एक अत्यधिक मूल्य संवेदनशील मास मार्केट बनाते हैं, जो पूरी तरह से स्थानीय दुकानों में बिकने वाले सस्ते पुराने उत्पादों के प्रति वफादार हैं। यह विशाल बहुमत अस्त व्यस्त असंगठित खुदरा बाजारों में खरीदारी करता है और डिजिटल स्टोरफ्रंट्स को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर शीर्ष 5% लोग हैं जो प्रीमियम लग्जरी वर्ग में आते हैं, लेकिन यह वर्ग स्थापित विदेशी ब्रांडों के प्रति बेहद वफादार है। वे अपना पैसा भौतिक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय कियोस्क पर खर्च करते हैं, जिन पर उपभोक्ताओं का गहरा भरोसा है, जिससे नए स्टार्टअप्स के लिए कोई जगह नहीं बचती। यह पाई चार्ट इस जाल को दर्शाता है। 80% मास मार्केट और 5% प्रीमियम मार्केट के बंद होने के कारण 1000 से अधिक नए स्टार्टअप्स 15% एस्पिरेशनल मिडिल टियर के लिए आपस में भीषण संघर्ष करने को मजबूर हैं। और यहाँ एक आखिरी ढांचागत खामी है। 85% हजारों भौतिक दुकानों में शेल्फ स्पेस के लिए मोलभाव करना और इन्वेंट्री को मैनेज करना एक ऐसा लॉजिस्टिक्स का खेल है जिसे खेलने के लिए डिजिटल संस्थापकों के पास पर्याप्त पूंजी ही नहीं है। इंस्टाग्राम पर अंतहीन विज्ञापन चलाने के लिए वेंचर कैपिटल फूंकना, और वह भी उपभोक्ता आधार के केवल 15% भीड़भाड़ वाले हिस्से के लिए लड़ना, जो साल में केवल $28 खर्च करता है, गणितीय रूप से दिवालियापन की गारंटी देता है। डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड के टिके रहने के लिए
कॉपी पेस्ट आउटसोर्सिंग मॉडल को खत्म करना होगा। संस्थापकों को वास्तविक उत्पाद नवाचार में निवेश करना चाहिए। सच्ची ब्रांड इक्विटी के लिए निर्माण प्रक्रिया को इन हाउस लाना और ऐसे अद्वितीय वैज्ञानिक रूप से समर्थित फॉर्मूले विकसित करना आवश्यक है जिन्हें प्रतियोगी तुरंत कॉपी न कर सकें। यह डेटा डैशबोर्ड यूनिट इकोनॉमिक्स को ठीक करने के लिए आवश्यक सटीक सीमाएं बताता है। पहला, शिपिंग और पैकेजिंग को सार्थक बनाने के लिए औसत ऑन ऑर्डर वैल्यू 1200 रुपए से अधिक होनी चाहिए। दूसरा, नेट नुकसान से बचने के लिए ग्रॉस मार्जिन को डिजिटल मार्केटिंग की भारी लागत को संभालने हेतु 60% से ऊपर ही रहना चाहिए। अंत में और सबसे महत्वपूर्ण बात, ब्रांड को कम से कम 35% ऑर्गेनिक रिपीट परचेज रेट हासिल करके ग्राहक अधिग्रहण के जाल से बाहर निकलना होगा। जब तक कोई ब्रांड इन 3 सटीक संख्यात्मक बेंचमार्क को हासिल नहीं कर लेता, 80% ग्रॉस मार्जिन से संपत्ति में ही बनती। यह केवल एक अत्यधिक कुशल मशीन बनाता है